हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी 12th क्लास का जो आपका बायोलॉजी है वही पढ़ने वाले हैं। और बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, यानी कि 70 MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कौन से? 2024 में जो भी पूछा गया था, 2024 में जो भी प्रश्न पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो वो सभी प्रश्न को हम पढ़ने वाले हैं। यानी समझ लीजिए कि 2024 का हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि दो प्रश्न 2024 में पूछा गया था वह 2025 में भी आ सकता है। इसीलिए यह प्रश्न को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इसमें सब जितना जो भी प्रश्न 2024 में पूछा गया था सारे प्रश्न को हम कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक करिए और एक बार शेयर कर दीजिए। और आपका ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए, आप इंग्लिश मीडियम से या फिर हिंदी मीडियम से आप देख सकते हैं। तो चलिए, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। 70 MCQ क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसको जल्दी से आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सब पूछा गया प्रश्न है। एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए, मैं 2025 परीक्षा के लिए देख रहे हैं, तो 2024 में जो प्रश्न पूछा गया है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और ये आपका क्वेश्चन बैंक समझ लीजिए कि आपका पढ़ रहे हैं, जो 2024 का प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लीजिए, यही आपका पेपर है, देख लीजिए आप खुद। यही आपका दिख रहा है 2024 का ये पेपर है, 2024 का। और इसको हम अच्छे तरीके से पूरा सॉल्व करने वाले हैं, ताकि इसमें से एक भी प्रश्न होगा जो आपको ना छूटे। इसलिए इसको हम अच्छे तरीके से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और आराम से सभी प्रश्नों को एक एक करके याद करते हुए चलना है। तो आपका बायोलॉजी आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बताते चलने वाले हैं। तो चलिए, आप शुरू करते हैं। देख लीजिए, आपका ये सब प्रश्न पर तो आप देखे ही होंगे। तो चलिए, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या है। प्रश्न पे पहला कर रहा है, देख लीजिए आपका यह। आ जाइए जल्दी से प्रश्न में। देखिए आपका ये तो आप पढ़ लीजिएगा। आपका 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्न का उत्तर दें। ये सब तो आप जानते ही होंगे, इसको ज़रूरत नहीं है। चलिए सीधा प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न है कि अल्फा एक एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया था। 2000 आपको जो सीनियर स्टूडेंट होंगे, जो सीनियर जो आपसे पहले जो एग्जाम दिए होंगे, वैसे भी इसको बनाए होंगे कि अल्फा एक एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है। एम्फाइमेशन के उपचार में, या फिर अस्थमा के उपचार में, या फिर कीटनाशक प्रोटीन के रूप में, या मधुमेह के उपचार में। यानी इंग्लिश में हो गया कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ अल्फा एंटीट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, या फिर इन ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, या फिर एज इंस्ट्रक्शन प्रोटीन, या फिर एन ट्रीटमेंट ऑफ डिसबेट्स। क्या हो जाएगा इसमें? तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर रहेगा क्या होगा? अल्फा के उपचार में, अल्फाइस्मा के उपचार में। ये वाला जो ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलना है। और आइए अगला प्रश्न को देखिए। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ट्रांसफेक्शन, या PCR, या सूक्ष्म प्रवर्धन। इसका क्या होगा राइट आंसर बताएंगे कमेंट में कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। किस विधि के द्वारा होता है? तो ये PCR के द्वारा इसका प्रवर्धन होता है। PCR के द्वारा प्रवर्धन होता है न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन PCR के द्वारा। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। आइए जल्दी से, अगला जो प्रश्न है क्या कर रहा है। ये तो आपका पहले वाला ही प्रश्न था। तो आपका 3 नंबर प्रश्न जो है, 3 नंबर प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर लगाइए कि किस pH पर बैसिलस थ्यूरियोजेनिसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो? किस pH पर बैसिलस थ्यूरियोजेनिसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाते हैं? अम्लीय pH, क्षारीय pH, उदासीन pH, या पहले अम्लीय फिर क्षारीय pH। क्या हो जाएगा इसमें? 3 नंबर प्रश्न, यानी कि थ्यूरियोजेनिसिस बिकम एक्टिव एसिड pH, या फिर एल्कोहलिक pH, या फिर न्यूट्रल pH, या फिर फर्स्ट एसिड देन अल्कैलिक pH। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर जो प्रश्न है, इसका बी वाला जो ऑप्शन होगा, बी वाला क्षारीय pH, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। हम हिंदी बताते चले, आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप समझते हुए चलिएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका इस प्रकार 4 नंबर प्रश्न है कि तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु RNA व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? जीवाणुभक्षी के द्वारा, रेट्रोवायरस के द्वारा, या फिर एस्चेरिशिया कोली के द्वारा, या फिर एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा ये बनाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम डी वाला ऑप्शन होगा, टी वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और चलिए आइए अगला जो प्रश्न है उसको चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, और 5 नंबर में क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़िए ध्यान से और आंसर लगाइए कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है। बासमती चावल के कितने किस्में हैं जो कि भारत में उगाई जाती है, 20, 15, 27 या फिर 15, कितनी किस्में बता दीजिए। हाउ मैनी वैराइटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोथ इन इंडिया, 20, 15, 27 या फिर 5, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी 27 जो होगा यही आपका है सही आंसर। ये सब पूछा गया प्रश्न 2024 में पूछा गया, तो समझ सकते हैं 2025 में भी पूछेगा, इसलिए इसको आपको याद करते हुए चलना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए ये प्रश्न को पढ़िए और आंसर लगाइए। 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन संगठन, क्या है प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए ध्यान से कि क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएमजीओ के शत्रुवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। क्या हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जीईएस या फिर जीईएसी या फिर भारतीय एकस्व कार्यालय। निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएमजीओ की शत्रुवेशी की सुरक्षा पर यह निर्णय लेती है। तो कौन लेती है, ये आपका लेती है जो जीईसी, आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो 7 नंबर जो प्रश्न है कि रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है, पारिस्थितिक में, जैव प्रौद्योगिकी में, हरित क्रांति में या फिर अनुवांशिकी में। तो किस में जुड़ा है, तो यह पारिस्थितिक में जुड़ा है। रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र से अनुसंधान से जुड़ा है, तो यह पारिस्थितिक से जुड़ा है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको याद करते हुए चलना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न को समझते चलना है, क्योंकि जो प्रश्न है ये आपका कोई मामूली प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपका 8 नंबर प्रश्न पर आ जाइए कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV जो होता है किस कोशिका पर आक्रमण करता है, ये पूछा गया था 2024 में। ये सभी प्रश्न 2024 का है, आपको बार बार बताते चल रहा है, एक भी प्रश्न और नहीं छोड़ रहा है, 2024 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, B कोशिका पर, T कोशिका पर, एपिथेलियल कोशिका पर, T हेल्पर कोशिका पर। किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो HIV जो होता है वो T हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है, D वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आ जाइए अगले प्रश्न पर। 9 नंबर जो प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न की, जब विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों को मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश जो होता है वह क्या कहलाता है। जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है, खंडन, निक्षालन, अपचयन या फिर हमिफेक्शन, क्या कहलाता है बताइए जल्दी से, क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा निक्षालन, निक्षालन कहलाता है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आइए अगले प्रश्न जो है 10 नंबर की, रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय जो विविधता है कितनी है, 7 मिलियन, 1.5 मिलियन, 20 से 25 मिलियन या फिर 2 मिलियन, कितना है जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर तो आपका हो जाएगा 2 मिलियन, डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को आ जाइए कि अगला प्रश्न जो है क्या कर रहा है, देख लीजिए। आपका अगला प्रश्न जो है 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, जो आपका लिखा हुआ है नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ाइएगा तो आपको दिखने लगेगा, क्योंकि ये पेपर है जो क्वेश्चन टाइप नहीं किए हुए हैं। आपका 2024 का जो पेपर है वही आपको लेकर पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका से इसमें से बहुत सारे प्रश्न होंगे जो एग्जाम में लड़ेंगे, इसलिए। तो भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है, 2.5%, 8.1%, 5% या फिर 9%, कितना प्रतिशत है, तो ये आपको 8.1% आएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न जो है 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैक्टीरिया झील की सिचिलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था। यानी जो मछलियों की जो कमी हो गई थी, उसका विलोप हो गया था, उसका कारण क्या था, सह विलुप्तता, विदेशी जातियों का आक्रमण या फिर अतिदोहन या फिर आवासीय क्षति। विक्टोरिया झील की सिचिलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था, तो इसका कारण था विदेशी जातियों का आक्रमण, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आ जाइए अगले प्रश्न पर, देख लीजिए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न जो है 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर जो प्रश्न है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। कारण नहीं पूछा जा रहा है। देखिए अक्सर स्टूडेंट जो कारण होता है उसमें नहीं लगा के आ जाता है, इसलिए नहीं जो पूछेगा उसको पहले घेरा लगा लीजिएगा कि ये नहीं पूछ रहा है, तभी आपको अच्छी तरीके से आंसर देना है।
तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में दिया गया जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, वनोन्मूलन, जनसंख्या विस्फोट या ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। एक बार प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, एक बार आप लोग शेयर जरूर करिए, कर दीजिए एक बार शेयर, और शेयर करके वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और न्यू स्टूडेंट को करना है सब्सक्राइब। तो ये आपका कहा 13 नंबर प्रश्न है। इसका राइट आंसर की बात करें तो डी वाला ऑप्शन रहेगा उच्च ऊर्जा प्रयोग द्वारा दक्षता में उन्नति। तो आ जाइए 14 नंबर जो प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि 14 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है। यह चक्रीय है, शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है, संसाधन का अधिकमन उपयोग या फिर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। क्या हो जाएगा इसमें 14 नंबर जो प्रश्न है इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है 15 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, पढ़िए और आंसर लगा दीजिए कमेंट में फटाक से जल्दी से कि क्या है प्रश्न है कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, तापक्रम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ घटता है, या तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, या तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। कौन सा कथन हो जाएगा, तो तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है, यही आपका असत्य कथन है। ये आपका क्या है, यह असत्य कथन है, ध्यान रखना है। और बढ़िए अगले प्रश्न पर देख लीजिए। अगला प्रश्न है 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, समुदाय स्तर पर या फिर पारिस्थितिक स्तर पर। और इसका PDF लेना होगा तो हमें बोल दीजिएगा, हम दे देंगे। आप किस पर मैसेज कर सकते हैं, फ्री PDF है, या आपका इस पर मैसेज कर सकते हैं, इस पर मैसेज कीजिएगा। इसका PDF लेना होगा तो हमको दे देंगे, इस पर मैसेज ज़रूर कर लीजिएगा। आपको इतना आपको ध्यान रखना है, मैसेज कीजिएगा, हम आपको दे देंगे। तो ये क्या है कि वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। तो ये किस स्तर पर, तो ये आपका हो जाएगा व्यष्टि स्तर पर किया जाता है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है। तो यह प्रतिबिंब करता है कि समष्टि क्या है, बढ़ रहा है, कि घट रहा है, या स्थिर है, या फिर अस्थिर है। क्या है बता दीजिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा 17 नंबर जो प्रश्न होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बढ़ रहा है। मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम है। तो यह प्रतिबिंब करता है कि समष्टि बढ़ रहा है, क्या है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान में रखना है। और अब आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 18 नंबर, इसको पढ़ लीजिए और जल्दी से आंसर लगा दीजिए कि निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं, यानी वो पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार ही प्रजनन करेगा, वह कौन है बताइए। प्रशांत महासागरीय, समान मछली एवं बांस, या फिर स्तनपायी, या फिर पक्षी एवं स्तनपायी, या फिर लीची एवं आम। ये सब प्रश्न आपके सीनियर लोग जो होंगे वो आपका इसका आंसर लगा कर आए होंगे। तो क्या हो जाएगा, तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागरीय, सामन मछली एवं बांस। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगला आपका जो 2025 में एग्जाम देंगे, आप जो 2025 में एग्जाम देंगे ना, उसमें जो आपका जो 2026 में देने वाले होंगे ये आपका 2025 का प्रश्न जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से हमेशा प्रश्न लड़ता है इसलिए। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वार्बल की 5 निकट संबंधित जातियों के साथ रहने का कारण क्या था। स्पर्धी अपवर्जन, संसाधन विभाजन, परजीविता, या फिर सहभोजिता। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संसाधन विभाजन। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सब ध्यान में क्वेश्चन रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, क्योंकि 2025 में सभी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न ही है। अब 20 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा, कौन सा प्लांट होगा जो विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करेगा। कैक्टस, कैलोट्रोपिस, कॉफी पौधा, या फिर तंबाकू। क्या उत्पन्न करता है जल्दी जल्दी बताइएगा। तो कहा जाएगा कैलोट्रोपिस जो होता है यही आपको उत्पन्न करता है। तो आ जाइए अब अगले प्रश्न पर। 21 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपघटक है। निम्नलिखित में से कौन है जो अपघटक है। कवक एवं शैवाल, कवक एवं विषाणु, कवक एवं जीवाणु, या फिर कवक जीवाणु एवं विषाणु। बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। तो जल्दी जल्दी बताएंगे कि कौन जो है अपघटक है। तो आपका ये हो जाएगा कवक एवं शैवाल जो है यही आपका अपघटक हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर। तो आ जाइए अगले प्रश्न पर। अब आइए 22 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनरकारी संवाहक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए जो है क्लोनरकारी संवाहक नहीं है। जीवाणुभोजी, प्लाज्मिड, PBR 322 या फिर TDNA। क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर बताइए जल्दी से। 22 नंबर प्रश्न का तो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ये पर PBR 322 हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो आ जाइए अब अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आइए कि क्या कह रहा है। 23 नंबर जो प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विधि से पुनः योगज DNA के पौधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतर्क्षेपित किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, रूपांतरण के द्वारा, जीनगण के द्वारा या फिर सूक्ष्म अंतरक्षेपण के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है जल्दी बताएंगे इसका आंसर। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अंतरक्षेपण के द्वारा। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संशोधित करते हैं। DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संशोधित करते हैं। लाइसोजाइम के, सेल्यूलोज को, डीएनएज के या फिर काइटिनेज के। किसके द्वारा किया जाता है जल्दी बताएंगे तो आपका हो जाएगा काइटिनेज के द्वारा यह किया जाता है। डी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आ जाइए अगले प्रश्न जो है 25 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो PBR 322 में नहीं है। प्रतिकृति की उत्पत्ति, प्रतिबंधन स्थल, TDNA प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में नहीं है। तो 25 नंबर जो प्रश्न होगा इसका राइट आंसर TDNA हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी समझते हुए चलेंगे। और ये आ जाइए आपका ये कितना नंबर प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है कि 26 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्राजिम का क्या होगा। एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, या प्रतिलिपिकरण आसान हो जाएगा, या एम्पिसिलिन प्रतिरोध ज़्यादा मजबूत होगा। यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाजिम्ड क्या होगा। इसका हो जाएगा राइट आंसर कि ये एम्पिसिलिन प्रतिरोध का समाप्त कर देगा। ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आ जाइए अब अगले प्रश्न को देख लीजिए। 27 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु से तापस्थायी DNA पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम से, थर्मस एक्ट्रिस के, मेथेनोबैक्टीरियम से और की बैक्टीरियम से। 27 नंबर जो प्रश्न होगा इसका राइट आंसर बताएंगे कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया थ्यूरियम टेबल DNA पॉलीटेक्नेशन एंड इसोटाइट। क्या हो जाएगा 27 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा कि थर्मस एक्ट्रिस सेक्टिस। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर आ जाइए। आपका अगला जो प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है। और 28 नंबर प्रश्न में यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। निम्नलिखित में से कौन जो जीवाणु होगा कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। एग्रोबैक्टीरियम, बैसिलस थ्यूरियोजेनिसिस या फिर एस्चेरिचिया कोली या फिर ऑग्रियोबैक्टीरियम। 28 नंबर जो प्रश्न होगा इसका राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो बैसिलस थ्यूरियोजेनिसिस यही प्रोटीन जो आपका ये करता है। एक बार शेयर भी करते रहेंगे आप लोग, शेयर भी करते रहेंगे और क्वेश्चन को आपका 2025 के क्वेश्चन को उड़ाते रहेंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न को पढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को आपको याद करते हुए चलना है। 29 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA की प्रतिकृति के बारे में असत्य है। देखिए असत्य और सत्य क्वेश्चन से हमेशा पूछेगा। या हम लिख कर दे सकते हैं 100% गारंटी है कि इसमें आपका एक रहेगा कि एक असत्य है या फिर सत्य है। ऐसा क्वेश्चन तो रहता ही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो DNA के प्रतिकृति के बारे में असत्य है यानी वह सच नहीं है। तो DNA का अर्धसंरक्षी प्रतिकृति होता है या DNA की प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम DNA पॉलीमरेज है, या फिर प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, या DNA के दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति संतत होता है। 29 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आ जाइए अगला जो प्रश्न 30 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोमल RNA के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोमल RNA के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज सेकेंड, RNA पॉलीमरेज थर्ड। क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोमल RNA के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। तो यह हो जाएगा कि RNA पॉलीमरेज 1 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िए अगले प्रश्न को आ जाइए। अब अगला प्रश्न को देखते हैं फटाफट से। हम लोग को सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। 31 नंबर जो प्रश्न पर आ चुके हैं
कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? कुछ अमीनो अम्ल का कूट जो होता है लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसा कोड को क्या कहते हैं? असंदिग्ध, अपरिहासित, सार्वभौमिक या फिर विशिष्ट। क्या कहते हैं उसे बता दीजिए जल्दी से। तो उसे हम विशिष्ट कहते हैं, विशिष्ट। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न है 32 नंबर कि लैक ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है? लैक ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है? एक बात आप बता देते हैं कि जो 2024 का क्वेश्चन था बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था बायोलॉजी का। बहुत से स्टूडेंट घबरा गए थे, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था। ऐसा लग रहा था कि ये सिलेबस का ही नहीं, लेकिन सिलेबस का ही था, थोड़ा क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिया था। तो लैक ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या होती है? जल्दी बताइए। तो वाई जीन की भूमिका होती है आपका परमिज का कूट लेखन होती है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आ रही है अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न को जल्दी से आ जाइए और अगला प्रश्न को सॉल्व कीजिए। आइए अगला प्रश्न है ये आपका 33 नंबर की, परजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? परजीवी प्रमाण जो है किसके अध्ययन पर आधारित है? भ्रूणीय विकास के, तुलनात्मक शरीर विज्ञान के, जीवाश्म के या फिर अपसारी विकास के? परजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? किसके अध्ययन पर बताइए। तो ये आपका अध्ययन है सी वाला ऑप्शन है, जीवाश्म के अध्ययन पर ये आधारित है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 34 नंबर जो प्रश्न है कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? अपसारी विकास, अभिसारी विकास, समांतर विकास या फिर सॉल्टेशन? तुल्य रूप संरचनाएं जो होती है वह क्या दर्शाती है? तो वह दर्शाती है अभिसारी विकास। हमेशा याद कर लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए कि तुल्य रूप संरचनाएं होती है अभिसारी विकास, यही दर्शाती है। और 35 नंबर प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? प्रागैतिहासिक गुफा था, उस चित्रों की रचना कब हुई थी? ये आपका 18,000 वर्ष पूर्व या फिर 10,000 वर्ष पूर्व या 75,000 वर्ष पूर्व या फिर 4,000 वर्ष पूर्व? कब हुई थी? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। 35वां प्रश्न आ गया, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना की बात करें तो ये आपका 18,000 वर्ष पूर्व, 18,000 वर्ष पहले इसकी रचना हुई थी। तो अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर आइए और अगले प्रश्न को उड़ाइए। देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है आपका 36 नंबर जो प्रश्न है कि दूध को दही बदलने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की जो मात्रा होगी वो बढ़ेगी? विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B6। दूध को दही में बदलने से विटामिन की मात्रा बढ़ती है, वो विटामिन कौन सी होती है? तो वह विटामिन B12 होती है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। 37 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी? निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में, कार्य करने की वजह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी? ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा, एसिटोबैक्टर हो जाएगा, स्टोफिलोकोकस हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आप बताना है। तो ये आपका हो जाएगा स्टेफिलोकोकस हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला जो 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को ही रोक देता है? प्रोटीएज, एस्ट्रोपर्टेकाइनेज या फिर पेनिसिलिन या फिर स्टैटिन? क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा स्टैटिन। निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर होगा। और ये अगला प्रश्न को आ जाइए। अगला जो प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न की, पादप कोशिका से पादप कोशिका संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? कोई पादप कोशिका है, उसे अगर संपूर्ण पौधा बन रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उत्तक संवर्धन, बहुशक्तता, पूर्ण संशक्तिकरण या फिर सूक्ष्म प्रवर्धन? पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं पूर्ण सशक्तता। पूर्ण सशक्तता उस क्रिया को हम कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। 40 नंबर प्रश्न है कि हिसारडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? हिसारडेल जो है निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? गाय का है, भैंस का है, भेड़ का है, मुर्गा का है, और किसका नस्ल है? तो वे नस्ल है भेड़ का। हिसारडेल निम्नलिखित जानवरों में से भैंस का ये प्रजाति है या फिर नस्ल है। तो आइए अगला प्रश्न पर आ जाइए। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? बता दीजिए क्या हो जाएगा इसमें। ए में है कि उत्तर परिवर्तन, प्रजनन, प्रत्युष्करण, संकरण या फिर उत्तक संवर्धन? क्या हो जाएगा? तो 41 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ये आपका ए वाला उत्परिवर्तन प्रजनन, यानी निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जा सकता है? ये उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और आपका ये 70 प्रश्न होगा जो आपका 2024 का प्रश्न करवा रहे हैं, छोड़कर बीच में तो हरगिज नहीं जाना है, क्योंकि आपका एक भी प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा पूछ देगा तो आपका दिक्कत हो जाएगा अगर नहीं पढ़े होंगे, तो इसलिए अभी पढ़ लीजिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर आ जाइए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। ये आपका 42 नंबर जो प्रश्न है, और 42 नंबर प्रश्न में यह कर रहा है कि डीएनए के क्या है प्रश्न में, पहले इसको पढ़िए, उसके बाद इसको आंसर लगाना है कि डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण डीएनए खंडों का क्या होता है? ऋण आवेशित होना, धन आवेशित होना, आवेशित होना या दोनों तरह के आवेश को आवेशित होना। डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण डीएनए खंडों का क्या होता है? तो इस डीएनए जो खंडा है इसका होता है ऋण आवेशित होना, इसका संकेत है ऋण आवेशित होना। और आइए अब अगला प्रश्न जो है 43 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन पौधों में कायिक यानी वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपका भूस्तारिका, शल्ककंद, प्रकंद या फिर मुकुलन यानी जेम्यूल। क्या हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का जो आंसर बताइए कमेंट में। इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, आपको बताना है। और 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपका मार्केंसिया के मादा थैलस एवं एथनोडोपी के एथेम्बिया रहते हैं, या फिर कारा उभयलिंगी है, या फिर द्विगुणित जीन और सूत्री विभाजन के बाद युग्मक बनाते हैं, या फिर कोलोमाइडनोस में अलैंगिक जल बीजाणु होते हैं। 44 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आ जाइए अगला जो प्रश्न है, और अगले प्रश्न को आइए और इसको उड़ाइए प्रश्न को। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा था? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये आपका इसे हम लोग पढ़ाए भी थे और ये आपका एग्जाम में आया भी था। निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो ये जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये बांस का नहीं कहा जाता है, पार्थोजोनिस का नहीं कहा जाता है, लैंटेना का नहीं कहा जाता है, ये जलकुंभी को कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये 46 नंबर प्रश्न है, उसको बनाइए। 46 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? अंतरस्टेटियम, टेपिटम, ब्राह्मत्वचा या फिर बीजांड द्वार। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु का हिस्सा नहीं है? कौन हो जाएगा बीजाणु का हिस्सा नहीं है? तो ये बीजांड द्वार जो होगा इस बीजाणु का हिस्सा नहीं हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और आपका 47 नंबर जो प्रश्न है कि आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात युग्मक बनते हैं? आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात युग्मक बनते हैं? कायिक कोशिका के, जनन कोशिका के, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के, लघु बीजाणु कोशिका के। बताइए कि 47 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा लघु बीजाणु मातृ कोशिका के। आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात युग्मक बनते हैं? तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका के पश्चात जो होंगे युग्मक बनेंगे। और आपका 48 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अन्न समुच्च में नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन है जो अन्न समुच्च में नहीं जुड़ा है? सहायक कोशिका, अंड कोशिका या फिर प्रतिव्यास कोशिका या तत्पुरुष समुच्चय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा प्रतिव्यासांश कोशिका के हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये आपका 49 नंबर जो प्रश्न है कि घास के बीज में प्रशल्क स्कूटेलम को क्या कहते हैं? घास के बीज में प्रशल्क स्कूटेलम को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं, बीजपत्र कहते हैं, बीज आवरण कहते हैं या फिर भ्रूणीय अक्ष कहते हैं? क्या कहते हैं आपको बताना है। इसका भी जवाब आपको कमेंट में बताना है और लिख दीजिएगा 49 नंबर। आपको ए लगेगा तो ए लिखिएगा, आपका बी लगेगा तो बी लिखिएगा, सी लगेगा तो सी लिखिएगा और डी लगेगा तो डी लिखिएगा। जैसा आपको लिखना है लिख सकते हैं। और आपका आ जाइए 50 नंबर प्रश्न पर, और 50 नंबर प्रश्न को पढ़िए और बनाइए कि तंद्रुप्त प्रजनी लाल फूल वाले एक तंद्रुप अपनी सफ़ेद फूल वाले एम्फिट्रियम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों थी। और इसका क्या उदाहरण है? प्रभाविता है, सप्रभाविता है, पूर्ण प्रभाविता है या फिर विपर्यास विशेषण का लक्षण है? क्या हो जाएगा इसका? जो 50 नंबर प्रश्न है इसका हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला जो प्रश्न है ये क्या कर रहा है? 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन है जो असत्य है? बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन है जो असत्य है? लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं या फिर कारक विविध होते हैं, या मटर में कारक जोड़ों में होते हैं, या फिर अलील का वापस में सम्मिश्रण होता है? निम्नलिखित में कौन कथन जो है वह असत्य है? तो असत्य कथन हो जाएगा ये कि कारक विविध होते हैं, कारण विविध जो होते हैं हरगिज नहीं होते हैं, लेकिन लिखा हुआ है इसलिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
और 52 नंबर प्रश्न पर आइए, स्वतंत्र अपव्यवन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? स्वतंत्र अपव्यवन के नियम का कोशिकीय आधार बता दीजिए। अलील का सम्मिश्रण नहीं होना, एक युग्म के अलील युग्म से समय अलग होते हैं, या फिर अलील प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, या फिर मेटाफेज 1 क्रोमोसोम युग्म एवं दूसरे स्वतंत्र रूप के प्रतिबद्ध होते हैं। आपका 52 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक युग्म के अलील युग्मक बनते समय अलग होते हैं। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बढ़िए, अब अगला प्रश्न जो है फटाफट से हम लोगों को सभी प्रश्न को सॉल्व करना है। 53 नंबर जो प्रश्न है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वंशागति का जो क्रोमोसोम सिद्धांत था किसने प्रतिपादित किया? मेंडल ने, सटन ने, बोवेरी ने, मार्गन ने या फिर हैगिंग ने? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत सटन एवं बोवेरी ने प्रतिपादित किया। आपके सीनियर स्टूडेंट लोग इसको बना दिए होंगे, इसको क्वेश्चन को उड़ा चुके होंगे और अब उड़ाने की बारी आपकी है। और 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है जो क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइटोफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो ये आपका जो हीमोफीलिया जो रहेगा ये आपका क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, और यही आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 55 नंबर प्रश्न है कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? जल्दी बताइए इसका आंसर किसने दिया था? तो मॉरिस विकल्प एवं रोजिनेल फैक्ट ने दिया था। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आ जाइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है कितना नंबर में है? 56 नंबर प्रश्न है कि हर्शे एवं चेस के, पहले क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि हर्शे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्षण क्या था? हर्शे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्षण क्या था? जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, या फिर जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, या विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है? हर्शे एवं चेस के प्रयोग से निष्कर्ष क्या था? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, बताइए जल्दी से इसका आंसर। 56 नंबर प्रश्न जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ए वाला ऑप्शन, यानी जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर बढ़िए। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है समापन कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन नहीं है? यूएजी, यूजीए, एयूजी, यूए कौन हो जाएगा? बताइए जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन नहीं है? तो अगर समापन कोडोन की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी एयूजी हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगले प्रश्न को जो आ जाइए क्या कर रहा है अगला प्रश्न में, ये आपका 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि देखिए 58 नंबर प्रश्न है, इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको बनाइए कि अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? सजातीय अंतरण आरएनए के अमीनो अम्ल का जुड़ना, अंतरण आरएनए का राइबोसोमों से जुड़ना, या फिर आरएनए का अनुलेखन या आरएनए का रूपांतरण। अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ की अगर बात करें तो ये आपका सजातीय अंतरण आरएनए के अमीनो अम्ल का जुड़ना इसका अर्थ होता है, जो आपका ए वाला ऑप्शन में दे रखा है। और आ जाइए आपका 59 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? निम्नलिखित में से कौन है जो असंक्रामक रोग है? एड्स, मलेरिया, कैंसर, टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? जल्दी बताइए। तो ये आपका हो जाएगा कैंसर जो होगा ये आपका असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग यानी इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, याद कर लेना है। और 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? लिम्फोसाइट को, मोनोसाइट को, न्यूट्रोफिल का, या फिर प्लेटलेट्स को? क्या हो जाएगा इसका? तो सी वाला ऑप्शन है न्यूट्रोफिल हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िए अगला प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न जो है 61 नंबर प्रश्न की 61 नंबर जो प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है? निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है? IgA, IgG, IgM, IgD। निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है? किसकी प्रचुरता ये हो जाएगा IgA की हो जाएगा, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल में, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और 62 नंबर प्रश्न है कि डाइसिटिल मॉर्फिन क्या है? डाइसिटिल मॉर्फिन आखिर है क्या? कोडोन है, हीरोइन है, कैनाबिनाइड है, कोक है? क्या है? व्हाट इज डाइट्रेरी मॉर्फिन? क्या हो जाएगा ये आपका? तो कि डाइसिटिल मॉर्फिन क्या है? कोडेन है, हीरोइन है, कैनाबाइन है, कोक है, क्या है आखिर बताइए इसका? तो ये हो जाएगा हेरोइन है। एक प्रकार का ये डाइसिटिल मॉर्फिन आपका हीरोइन है, आपका ये मार देना है एग्जाम में अगर पूछेगा तो। और 63 नंबर प्रश्न है विराल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? विराल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? मलेरिया की, टाइफाइड की, एड्स की, न्यूमोनिया की? विराल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? किस ज्वर की? तो ये आपका टाइफाइड ज्वर की पुष्टि होती है विराल परीक्षण से।
और चलिए अगला प्रश्न को आ जाइए। अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि 64 नंबर प्रश्न, सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के बाद वह अंगुलियाँ विकसित हो जाती है, यानी पैर और अंगुलियाँ विकसित होने लगती है। सगर्भता के कितने माह के बाद, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, 1 माह के बाद या फिर 6 माह के बाद, कितने माह के बाद? तो बताइए। ये आपका 2 माह के बाद हो जाए विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए 65 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? ग्राभिक पुटक, श्वेत पिंड, पित्त पिंड, प्राथमिक पुटक। क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? क्या हो जाएगा इसमें? तो ये आपका पित्त पिंड जो होगा, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? तो पित्त पिंड ही स्रावित करता है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आपका 86 नंबर प्रश्न है। 66 नंबर के अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका के समूह से घिरा होता है? अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा रहता है? और ये किरीट, कोरोना डेरिटेरस या फिर जोना पेलिसुडा से या फिर कनिकामय कोशिका से या परिवारक स्तर यानी थीका लिवेरस से, किसके द्वारा ये होता है समूह से घिरा होता है? तो ये घिरा होता है और ये करेटी कोरोना डेटियंता से। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? निम्नलिखित में से कौन कोशिका है जो अगुणित है? अंडजननी, प्राथमिक अंडक, द्वितीयक अंडक, युग्मज। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा द्वितीयक अंडक, द्वितीय अंडक जो रहेगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो आइए अगला प्रश्न को पढ़िए और इसको बनाइए। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टाइल से है उसे क्या कहते हैं? NLGB प्रोजेस्टेरोन पहली लिप्टेंसिस लूप। क्या कहेंगे उसे? तो इसे कहेंगे हम सहेली कहेंगे। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िए अगला प्रश्न जो है आपका 69 नंबर प्रश्न की 69 नंबर प्रश्न 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या है? 1.1%, 3.7%, लगभग 2% या फिर 3%। व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इस पर 2001 क्या हो जाएगा इसमें? निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? तो पहले हम आपको 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता देंगे। क्या हो जाएगा? सी लगभग 2% होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी लगभग 2%। आपका 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? माल्टिओट, 375, LNG 20 या फिर लिपेस लूप या कॉपर टी। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बी वाला आंसर करेक्ट आंसर, LNG हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हमने 70 प्रश्न बताए थे, आपसे कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। और 2024 का बायोलॉजी हम करवा दिए हुए और 2024 का ये आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश सभी करवाएंगे, इसके लिए निश्चित रहिए। चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा और न्यू स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा।